क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, जो 10वां और 11वां चैप्टर है, फिर हम क्विज स्टार्ट करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमने ये बात की थी रो माइग्रेशन एंड रो ट्रेनिंग के अंदर। रो माइग्रेशन का तो सर एक मिनट सर। सर रो माइग्रेशन के अंदर तो ये चीज थी कि जब वो डाटा पूरा नहीं आ रहा था अपडेट करने पे, तो हम फ्री स्पेस लेते हैं उसको, प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन उसका निकाल लेते हैं। चेनिंग के अंदर ये था कि मेरा डाटा बड़ा था तो हम उसको चेन करवा के दूसरे ब्लॉक्स में रखवाते हैं और उसका कोई हल नहीं है। तो इसका क्यों नहीं कोई हल? देखिए, मेरे पास जितना मर्जी बड़ा ब्लॉक में रख दूं, उसका साइज 32 किलोबाइट से बड़ा नहीं हो सकता। और मेरे पास एक रिकॉर्ड में अगर 2 तस्वीरें आ जाती हैं, तो उन तस्वीरों का साइज 1 GB तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब है रिकॉर्ड का साइज ब्लॉक के साइज से बड़े होने के चांसेस हमेशा मौजूद हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक से ज़्यादा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करवाएंगे। जब एक से ज़्यादा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर करवाएंगे तो हर रिकॉर्ड का एक पार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा, वो दूसरे पार्ट का रेफरेंस देगा और हम दूसरे पार्ट में चले जाएंगे। तो आप अगर चेन को कभी देखें तो चेन में इतने इतने से क्या होते हैं, पोर्शंस होते हैं, तो आपस में जोड़ जोड़ के बड़ी सारी चेन चेन बना लेते हैं। तो बड़ी सारी चेन बनाने के लिए वो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो ये वो छोटे छोटे पीसीस ही हैं जिसको हम कहाँ पे रखवा रहे हैं, एक ब्लॉक के अंदर। और वो पीसीस मिलके क्या बना लेते हैं, पूरी चेन, और रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो रिकॉर्ड हमेशा ब्लॉक से बड़े होने के चांसेस मौजूद है। और अगर वो ब्लॉक से बड़े होने के चांसेस मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारे पास उसको सॉर्ट आउट करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। ये बात समझ आती है हमें? सो यस सर। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर, ये रो चेनिंग और रो माइग्रेशन में जो आपने कहा था कि पॉइंटर इंडिकेट करता है कि दूसरे ब्लॉक में इसका डाटा पड़ा हुआ है, तो ये पॉइंटर है, ये रो हेडर में पड़ा होगा? नहीं नहीं, पॉइंटर जहाँ पे स्टार्टिंग बिट होगी ना, वहाँ पे हेडर की जगह पॉइंटर पड़ा होगा। जब रिकॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो हेडर तो शिफ्ट हो गया अगले ब्लॉक में। तो वो जो स्टार्टिंग बिट पे हम आएंगे, वहाँ पॉइंटर की वैल्यू पड़ी होगी कि आप इस वाले ब्लॉक में आप चले जाएं, तो वहाँ से जाके आप डाटा उठा लेंगे। ओके सर। ये कि आपने एग्जांपल दी थी कि एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो हो रही है 1 बजे, ठीक है, दूसरी हो रही है 1 बज के 1 मिनट पे वगैरह पे, ठीक है। अब ठीक है। सर ये एट द एंड हमारे पास क्या है कि दो ओल्ड इमेजेस थी, ठीक है, एक्स की, एक 10 थी, इसके अंदर वैल्यू 1 थी, 15 थी। लेकिन ठीक है। सर ये है कि अब एक ट्रांजैक्शन है, वो उसने एक आंसर निकाल ली, वो यानी कि एक ओल्ड वैल्यू को लेके उसको रनिंग में कर रही है। अब एक दूसरी ट्रांजैक्शन है ये, जिसको उस रिसेंट वैल्यू को लेना था और उसके अकॉर्डिंग आगे से परफॉर्म करना था, लेकिन वो लेगी ओल्ड इमेज, तो वो उसके हिसाब से परफॉर्म कर देगी। तो सर ये कोई मसला नहीं है इसमें? आप ये बात नहीं समझते। जब मैं उसे ओल्ड इमेज कह रहा हूँ, तो उसको ओल्ड इमेज कहने की रीज़न ये है कि मैं उसको उठा के कहाँ पे रखवा रहा हूँ, अंडू सेगमेंट में। तो इस एक्टिविटी की बेस पे मैं उससे ओल्ड इमेज कह रहा हूँ। एक्चुअली वो करंट इमेज है। वो कब तक करंट इमेज है, जब तक अपडेट होने वाली जगह पे वैल्यू कमिट नहीं हो जाती। जब वो कमिट हो जाएगी तो ये डिस्कार्ड कर देना है। ये क्या कर देना है? डिस्कार्ड। उस पॉइंट के ऊपर ये पुराना इमेज होगा, उससे पहले तो ये नया इमेज है। फिर हमने कहा इसे डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन अगर कोई इसे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसके खत्म होने का वेट करें और इसको डिस्कार्ड ना करें। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से पहले ये करंट इमेज ही था। ये कौन सा इमेज था? करंट। वहां पे जो भी अपडेशन हो रही है वो तो एक यूजर के लिए हो रही है। वो तब तक डेटाबेस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक तमाम यूजर क्या नहीं कर लेते, डेटाबेस को कमिट नहीं कर लेते। तो जब तक ये वाली ट्रांजेक्शन कमिट नहीं होती, ये जो अंडू सेगमेंट में पड़ा हुआ इमेज है यही नया इमेज है। और जब ये डिस्कार्ड कर हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर इसे ऑलरेडी कोई यूज कर रहा है तो ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो इस पॉइंट से पहले तक ये है भी तो करंट इमेज। तो जो ऑलरेडी यूज कर रहा है वो करंट इमेज यूज कर रहा है। जो अब नया इमेज करंट हो गया है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने इस डाटा को एक्सेस ही नहीं किया था, उसने पुराना डाटा एक्सेस किया हुआ है। तो जब तक वो एक्सेस खत्म नहीं होती, उसको यही डाटाबेस की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के तौर पे मिलेगी। कोई और बात बात समझ आई आपको? जी सर, क्लियर है। अच्छा, मेरी एक और बात सुनिए। मैं कहता हूँ हमने पीआईए की टिकट लेनी है 10 लोगों ने।
हम 10 के 10 लोग पीआईए की टिकट बुक करवाते हैं कल शाम की फ्लाइट के अंदर, सब 2-2 टिकट्स बुक करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपस में गप लगाते हैं तो हमें पता लगता है यार हम में से 6 लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, 4 लोगों के पास पैसे हैं। ये डिस्कशन हो रही है, मीन वाइल पीछे से क्या आया, 5 लोग हो रहे हैं तो हमने उन्हें कह दिया नहीं जी 10 टिकट्स बिक गई, हालांकि 10 टिकट में से किसी एक की भी पेमेंट नहीं हुई, तो वो 5 के 5 वापस चले जाएंगे। ये कैस्केडिंग रिपोर्ट वाला इशू। बाद में हम 10 में से सिर्फ 4 टिकट्स लेते हैं, 6 टिकट्स छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है उन 5 लोगों को टिकट मिल सकती थी। इसका मतलब है कि जोन से डेटे के ऊपर लॉक लगा हुआ है, वो लॉक तो लगा दिया हमने, लेकिन हम उसमें होने वाली अपडेशन को कभी भी रीड नहीं कर सकते, मान नहीं सकते डेटाबेस का पार्ट जब तक वो कमिट ना हो जाए। तो जब तक हम पैसे नहीं देंगे वो उसे कमिटेड कंसिडर नहीं करेगा। वो 10 जो सीट्स हमने अपनी तरफ से बुक करवाई हुई है वो उनको अवेलेबल ही रखेगा तमाम यूजर्स के लिए जब तक हम पेमेंट नहीं कर देंगे। और अगर हम पेमेंट करने में लेट करते हैं और उन 5 लोगों को टिकट इशू हो जाती है और हम 10 की 10 टिकट्स लेने जाते हैं, तो वो कहेगा नहीं आप लेट हो गए, अब 5 टिकट्स अवेलेबल हैं, 5 अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो आपके पास जोन सा डेटा के ऊपर राइट लॉक लगता है, उसमें जो भी चेंजेस होती हैं वो चेंजेस डेटाबेस को नजर नहीं आती जब तक वो कमिट ना हो जाए। और कंसिस्टेंसी की आखिरी लेवल ही क्या था, नो कमिट बिफोर ईओटी, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन से पहले कमिट होना मुमकिन नहीं। चलिए कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। सर अगर हमने कॉलम को ड्रॉप भी करना है तो फिर उसे अनयूज करने का क्या फायदा है? देखिए ड्रॉप करने का मतलब ये है हमारे पास कि उसको अगर वो 10 मिलियन ब्लॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें 1 मिलियन रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड अलहदा ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 10 मिलियन ब्लॉक्स में 10 मिलियन ब्लॉक्स में हमें क्या करना है, विजिट करना है। फिर हर ब्लॉक में जाके उस रिकॉर्ड में जाएंगे और उसकी कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू को वहां से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें 10 मिलियन ब्लॉक्स के अंदर जाके करना है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। हम कहते हैं यार इनको डिलीट ना करो, इसको मार्क कर दो कि ये डिलीटेड है। मार्क करने का मतलब है हम उसे अनयूज डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही उसे अनयूज मार्क कर दिया, अब लॉजिकली वो डाटा हमें नजर नहीं आएगा, फिजिकली पड़ा वहीं पे है लेकिन अब वो हमें नजर नहीं आएगा। फिर जब हमारे पास रश आवर्स खत्म हो जाएं, रात 1 बजे के बाद, मुझे पता है एक रात 1 से लेकर सुबह 5 बजे तक मेरे पास ज्यादा क्यूरीज नहीं आती यूजर्स की, तो 1 से 5 के दरमियान में उससे क्या कर दूंगा, ड्रॉप। इससे मेरे सर्वर की एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सर्वर एफिशिएंटली काम करता रहेगा। अगर सुबह 12 से लेकर शाम 5 बजे तक मैं उसको ड्रॉप करता हूँ, तो वो 2 घंटे के अंदर, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ वो आधा घंटा लेता है ड्रॉप होने में, आधे घंटे के अंदर जितनी भी क्यूरीज होंगी वो इतनी स्लो हो जाएंगी कि लोग कहेंगे कि यार ये तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो रश आवर को अवॉइड करके फ्री टाइम के अंदर डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम डायरेक्टली उसे क्या ना करें, ड्रॉप ना करें एक सिंगल कॉलम को, बल्कि उसको क्या करते हैं, पहले अनयूज मार्क कर दें, जब सिस्टम और सर्वर फ्री हो तो फिर उसको ड्रॉप कर दें। ओके सर। जी सर 2 क्वेश्चंस हैं। जी पहला क्वेश्चन ये है कि हम जो एक स्टेप यूज करते हैं क्वेरी के क्या था कि अनडू सप्रेस एरर्स, तो सर यहाँ पे जो है हम एरर्स को जो है इग्नोर कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, इसकी मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आई। एक ये बता दें। दोबारा हाफिज, दोबारा बोलो, मुझे आपका क्वेश्चन सर समझ नहीं आया। हमारे पास जो एक यहाँ पे ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट में था कि अनडू सप्रेस एरर्स, तो सर इसको जब हम ट्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एरर्स को सप्रेस कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका हमारी डेटाबेस के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं फिर नहीं? ये जब सप्रेस एरर्स की बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे हम कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उन रिपोर्ट्स के अंदर ये डिटेल्स हमें बताता है कि एरर्स की रिजल्ट्स क्या थी और एरर्स क्यों जनरेट हुए थे। तो ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए ये वाला ये पैरामीटर हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे नहीं है कि ये एक केस में सप्रेस करता है और दूसरे केस में सप्रेस नहीं करता, इस तरह का इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? सर इसके नीचे वाली जो कह रही थी अनडू रिटेंशन, हाँ, उसका थोड़ा सा बता दो कि अनडू के अंदर डाटे को हमने कितनी देर तक रिटेन करना है।
उसमें के लिए हम लोगों ने ये बात की थी कि जब तक उसको इस्तेमाल करने वाली ट्रांजैक्शन ख़त्म नहीं हो जाती हम इसको ड्रॉ वहाँ से नहीं निकालेंगे, रिटेन रखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ही डाटा आइटम के 5 वर्जन आ जाते हैं, 5 कॉपीज आ जाती हैं, तो फिर पहली कॉपी को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर चलने वाली ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएंगी और एरर मैसेज क्या आएगा, टू ओल्ड इमेज इन अनडू सेगमेंट्स। तो रिटेंशन के लिए क्या तरीक़ाकार है, जब तक पुरानी क्यूरी इस्तेमाल करेगी तब तक वो पड़ा रहेगा। इन केस पुरानी क्यूरी ख़त्म ही नहीं हो रही और 5वां इमेज आ जाता है उसी एक सिंगल डाटा आइटम का, तो फिर पहली कॉपी को डिस्कार्ड कर देंगे और उस पर चलने वाली ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करके रोल बैक करवा देंगे। अच्छा सर, यहाँ से एक क्वेश्चन और था कि हम ओल्ड इमेज में एक 5 इमेज रख सकते हैं या 4? यानी आप कह रहे हैं कि 5वीं आएगी तो पहली वाली जाएगी, 6ठी आएगी तो पहली वाली नहीं जाएगी? छठी जाएगी तो पहली वाली जाएगी। 5 कॉपीज रिटेन हो सकती। और सर इसमें ना एक टाइम का भी कोई था कंस्ट्रेंट कि हम जो है एक टाइमर भी लगा देते हैं कुछ इस तरह का। वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, बेसिक्स ये 2 हैं, बाकी ऑप्शनल हैं, वो चाहे तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो फिर आगे जाके डिटेल हमारे पास आएगी कि जब हम सर्वर सेट करते हैं, जैसे चेक पॉइंट एक से ज़्यादा इवेंट्स के अगेंस्ट होता है और उसके अलावा उसकी टाइम भी सेट कर देते हैं, तो टाइम सेट करना कंपल्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी टाइम कंपल्शन नहीं है इसमें। सर मेरा क्वेश्चन है कि अनडू टेबल स्पेस जो होती है सिस्टम टेबल स्पेस का हिस्सा होती है? देखो वो हम कहते हैं कि अनडू टेबल सिस्टम जो टेबल्स है ना, जहाँ जिस टेबल में भी डीएमएल एग्जीक्यूट होनी है, अपडेट होना है किसी भी चीज़ ने, उसका क्या होना ज़रूरी है, उसमें अनडू सेगमेंट होना ज़रूरी है। अगर उसमें अनडू सेगमेंट नहीं होगा तो वो क्यूरी चल नहीं सकती। रिलेशनल डेटाबेस में मेटा डाटा हो या यूज़र का डाटा हो, सब कुछ किस में पड़ा होगा, टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स हैं तो उनके ऊपर अपडेट का ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। अपडेट या डिलीट का जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ओल्ड इमेज कहाँ जाके रखवाना है, अनडू सेगमेंट में। तो मेटा डाटा का, जिसको हम सिस्टम टेबल्स कह रहे हैं, उसका अपना अनडू सेगमेंट होता है। एक टेबल स्पेस में एक से ज़्यादा सेगमेंट्स हो सकते हैं। जो सिस्टम टेबल स्पेस होती है उसमें एक सेगमेंट किसके लिए भी रखा जाता है, अनडू के लिए। तो मेटा डाटा का जितना भी अनडू जनरेट होता है वो सेगमेंट, वो मेटा डाटा के अनडू सेगमेंट के अंदर जाता है। जो हम अनडू टेबल स्पेसिस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को एलोकेट करते हैं वो यूज़र के अनडू के लिए होती है, वो सिस्टम के अनडू के लिए नहीं होती। सिस्टम अपने अनडू के लिए एक सेगमेंट खुद जनरेट कर लेता है सिस्टम टेबल स्पेस के अंदर ही, और उसका अनडू वहीं पे पड़ा होता है। हमारा अनडू कहाँ पे पड़ा होता है, जोन सी टेबल स्पेसिस हम क्रिएट करेंगे अनडू टेबल स्पेसिस। ठीक है सर। सर एक और बात पूछनी है आपसे कि टेबल स्पेस, एक टेबल की टेबल स्पेस कैसे चेंज होती है? वो सर आपने लेक्चर में बताया था लेकिन वो मुझे समझ नहीं थी। एक टेबल की टेबल स्पेस कैसे चेंज होती है, देखो ये सर एक टेबल है, वो एक टेबल स्पेस में उसको उठा के दूसरी टेबल स्पेस में लेके जाना है। टेबल स्पेस को एक टेबल स्पेस से उठा के दूसरी टेबल स्पेस में नहीं लेके जाना है, डाटा फाइल को एक डाटा फाइल से उठा के एक डिस्क से लेके दूसरी डिस्क पे लेके जाना है। देखो टेबल स्पेस लॉजिकल है, उसके अंदर एक और लॉजिकल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, टेबल जो किसी सेगमेंट के अंदर मौजूद है। इनको हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना, इनका जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनको करना है। इससे रिलेटेड एक हमारे पास काम आया था पार्टीशन टेबल का, जिसकी पार्टीशंस को हमने मूव करना था या नहीं करना था, वो दूसरा काम है। उसकी डिटेल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टीशन टेबल ही नहीं देखा कि वो क्या होता है उसकी डिटेल में, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन टेबल स्पेस को मूव नहीं करते कि टेबल स्पेस के 2 ऑब्जेक्टिव इस टेबल स्पेस से निकाले और दूसरी टेबल स्पेस में ले गए, ऐसा नहीं करते हैं हम क्या करते हैं, डाटा फाइल्स को मूव करवाते हैं, टेबल स्पेसिस को मूव नहीं करवाते। क्यों टेबल स्पेस मूव क्यों नहीं हो सकती? टेबल स्पेस तो लॉजिकल है, वो तो एग्जिस्ट वो नहीं लॉजिकल करता है, वो मतलब। है ही कहीं नहीं, उसे मूव कहाँ से करवाना है? वो ना ए लोग पे है, ना बी पे है, ना सी पे, वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो एक लॉजिकल नाम है, तो उसको मूव कहाँ करवाना, उसको कहीं मूव नहीं करवाना। हाँ, फिजिकल फाइल जो है वो डिस्क के ऊपर पड़ी है, वो सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे जा सकती है, लेकिन लॉजिकल को हमने कहाँ लेके जाना? ठीक है, लॉजिकल कहीं नहीं जाती। जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये रिस्ट्रिक्टेड ड्रॉ आईडी के बारे में थोड़ा बता दें। रिस्ट्रिक्टेड के मतलब आप पूछ रहे हैं? देखो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर हम सिर्फ ये कहते थे कि फाइल नंबर है, उसके अंदर ब्लॉक नंबर है और ब्लॉक के अंदर रिकॉर्ड नंबर पे आप चले जाएंगे। इन 3 चीज़ों का हमें पता हो तो हम रिकॉर्ड के स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये उस केस के अंदर है अगर
एक डेटाबेस के अंदर फाइल नंबर जो है वो एब्सोल्यूट, यानी एक नंबर की एक ही फाइल होगी, फाइल नंबर 1 एक ही है पूरी डेटाबेस में, और डाटा फाइल नंबर 1024 भी एक ही है। लेकिन एक्सटेंडेड में हमने कहा कि हर जो ऑब्जेक्ट होता है, हर जो सेगमेंट होता है, उसमें 1024 फाइल्स हो सकती हैं। अब इसका मतलब है फाइल नंबर 1 एक नहीं है। अगर 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं तो 100 फाइल नंबर 1 होंगी। तो अब रिस्ट्रिक्टेड की जगह हमें जब एक्सटेंडेड के ऊपर जाए तो सिर्फ फाइल नंबर बताने से हमें पता नहीं लगेगा कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं, हमें उसका रिलेटिव ऑब्जेक्ट नंबर भी साथ बताना पड़ेगा। ओके सर। सर जी ये जी जो अनयूज्ड जी जी कॉलम है, इसको जब हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा उतना ही टाइम इस्तेमाल होगा जब या उससे कम? ये ऑलमोस्ट उतना ही टाइम इस्तेमाल होगा, कम टाइम इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम इसको एग्जीक्यूटिव तब करेंगे जब हमारे पास रश नहीं होगा, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा तब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सर जो तो डेटाबेसेस होते हैं जो 24 आवर्स एक्टिव होते हैं, उस केस में क्या होता है फिर? दोबारा बोलना हारिस, क्या कह रहे हो? बेसिस 24 आवर एक्टिव होते हैं, जैसे कोई फेसबुक का है या व्हाट्सएप का है, उनके वो कैसे करते हैं इस तरह के ऑपरेशंस? उसके लिए अगर आप ये जब ड्रॉप की कमांड देखिए तो उसने चेक पॉइंट 1000 का लगाया है। इसका मतलब है 1000 ब्लॉक्स में से डाटा डिलीट करके चेक पॉइंट अकर करो, फिर अगले 1000 को करो, फिर अगले 1000 को करो, तो फिर वो साथ हम 1000 करके करते जाते हैं। उससे भी काम तो कर रहे हैं ना फाइनली, तो वो पैरेलल साथ साथ चलता रहता है। जी सर जब हम टेबल्स को ट्रांसलेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो फिजिकली ये डिलीट नहीं होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अभी भी रहते हैं, तो इससे हमारी स्पेस कंज्यूम नहीं रहती है, इसका फायदा हाँ, कैसे है? डिलीट करने से लॉजिकली डाटा डिलीट हो जाता है, फिजिकली क्या होता है वो वहीं पे पड़ा होता है। फायदा ये होता है कि वो डाटा डिलीट हो जाता है और रिकवरेबल भी रहता है। अगर हम उसको ट्रंकेट कर देंगे तो वो रिकवरेबल भी नहीं रहेगा। दूसरा, डिलीट इज वेरी एफिशिएंट, ट्रंकेट में टाइम लगता है, डिलीट में टाइम नहीं लगता। नबील बेग, नबील बेग, आपको सारी समझ आ गई है? सर क्वेश्चन मेरे भी हैं। चलें पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं पूछने लगा था, पहले आप लोग शुरू करें। सर स्लाइड जो है जो एलियस 10 स्लाइड है, ठीक, उसमें स्लाइड नंबर 4 उसमें जी लिखी जी हुई बात कि मैनी कंकरेंट ट्रांजैक्शंस कैन राइट टू वन अनडू सेगमेंट। हमने तो बात की थी कि राइट ऑपरेशन अभी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें परफॉर्म ठीक कर रहे हैं। देखो ना, राइट ट्रांजैक्शन 10 चल रही है तो राइट ट्रांजैक्शन एक डाटा आइटम को क्या एक से ज्यादा डाटा ट्रांजैक्शंस राइट कर सकती हैं एक ही वैल्यू को एक वक्त में? नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं ना कर सकती। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल राइटिंग ट्रांजैक्शन कैन राइट इन अनडू सेगमेंट। तो एक रिकॉर्ड नंबर 7 पे चल रही है, एक 11 पे चल रही है, एक 15 पे चल रही है, एक 25 पे चल रही है। इन सारों ने अपना ओल्ड इमेज उठा के कहाँ पे लिखवाना है? अनडू सेगमेंट में। तो अनडू सेगमेंट में एक वक्त में 5 राइटिंग हो रही हैं जो राइट ट्रांजेक्शन्स करवा रही हैं। वेरी फाइन। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या रीड के केस के अंदर क्या नाम है, अनडू सेगमेंट में कोई डाटा जाएगा रीड ऑपरेशन के अगेंस्ट? नहीं सर। तो यार उसने वही तो मेंशन किया है कि वहां पे मल्टीपल राइटिंग हो रही है, क्योंकि वहां पे जानी ही राइटिंग के केस के अंदर है डाटा। इसने ये नहीं लिखा कि रिकॉर्ड नंबर 7 को ही 5 ट्रांजैक्शन राइट कर रही हैं और उन पांचों ने एक इमेज जाके कहाँ पे लिखवा दी है? अनडू में। वो कह रहे हैं 5 ट्रांजैक्शन चल रही हैं राइटिंग की और उनका डाटा यहाँ लिखा जा रहा है। तो भाई राइटिंग का डाटा ही आता है अनडू में, रीडिंग का तो आता ही नहीं है। और वो 5 ट्रांजैक्शन एक जगह पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही, 5 डिफरेंट जगहों पे चल रही हैं। तो पांचों की कॉपी तो एक ही जगह पे आनी है ना, वो है अनडू सेगमेंट। ठीक है सर, एक और चीज़। जी जी सर ये कि जब हम एक्सटेंडेड OID फॉर्मेट आप पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने इस एग्जांपल दी थी कि अगर मेरा घर का एड्रेस मतलब PUCIT को अगर ढूंढना है जी जी तो एशिया होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर पंजाब एंड फाइन लाहौर हम्म एंड देन फाइनली PUCIT। तो हम्म। इस चीज़ को अगर मैं एक्सटेंडेड OID में फॉर्मेट में करूँ और वो जो उन्होंने रिलेटिवली जो नाम दिए हैं ठीक है वो समझ लग रही है, लेकिन जब उसको रिस्ट्रिक्टेड OID में देखूँ तो वो ऐसे फॉर्मेट कोई बन रहा है कि पहले पंजाब है, पंजाब में लाहौर ढूंढो, लाहौर में फिर पाकिस्तान ढूंढो। देखो आप ये कह रहे हो कि
इधर एड्रेस के लिए 3 लेयर्स हैं, जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें 6 लेयर्स हैं, तो दिस इज फाइन। मैंने एग्जांपल देके आपको बात समझानी थी, लेयर्स बराबर मैंने कैलकुलेट नहीं की थी। नहीं सर, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, मतलब सीक्वेंस के पहले ब्लॉक नंबर है, फिर रो नंबर है, फिर फाइल नंबर है। नहीं, उसको हम ढूंढेंगे उसी तरह, फाइल नंबर, ब्लॉक नंबर और रो नंबर से। स्लाइड में पहले ब्लॉक नंबर लिखा, फिर रो हाँ नंबर, फिर जी, फाइल नंबर लिखा। वो लिखा उसी तरह है, लेकिन सर्चिंग उसी तरह होगी, ऊपर से नीचे जाएंगे। ओके सर। सर जी 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 सर बोले। हमने बात की थी कि अंडू सेगमेंट के अंदर हम सिर्फ 5 इमेजेस जो है वो ओल्ड इमेजेस जो है वो रखेंगे, तो जी जब कोई छठी इमेज आएगी तो हम सबसे पहले वाली को वहां से खत्म करेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन के यूज में हुई तो फिर वो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगी, और अबॉर्ट होने का मतलब है वो कट कर दी जाएगी दरमियान में। जैसे ही अबॉर्ट होगी तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रोल बैक का, और वो ट्रांजैक्शन रोल बैक कर दी जाएगी। ठीक है सर। क्या अब सर मैं क्वेश्चन, जी जी सर आपने कहा था कि डिलीट अगर किसी फाइल को करेंगे डिलीट के थ्रू, तो उसका सिर्फ वो डिलीट का सिर्फ वो आपको बता देगा कि ये डिलीट हो गया, उसमें फाइल के अंदर डाटा पड़ा रहेगा। अगर जी जी हमने कोई दूसरी फाइल वगैरह ऐड करनी है उसी के अंदर, तो जगह कम है लेकिन हमने डिलीट कर दी है वो वाली फाइल दूसरी, तो हम दूसरा कर सकते हैं फाइल अपडेट नहीं, उसके अंदर? वो जगह आपको फ्री के तौर पे नजर ही नहीं आएगी, वो यूज्ड ही है, वो सिस्टम दोबारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर ट्रंकेट करेंगे फिर वो खत्म होगी सारी जी, फाइल। ट्रंकेट करने के बाद वो खत्म। ठीक है। सर आपने क्रिएटिंग टेबल्स टेम्परेरी टेबल्स पर आते हुए कहा था कि हम डीएमएल लॉक्स नहीं लगा सकते, तो वो बता दें। ये तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछना था, आपने मुझसे पूछ लिए। चले, अच्छा चले गैस करते हैं। आप बताएं, आप में से कोई नंबर कटने वाली बात नहीं है यहाँ पे। कोई मुझे बताएगा कि क्या समझ आती है, डीएमएल लॉक्स वहाँ पे क्यों नहीं लग सकते? सर मैं बताऊं, जी जी सर वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि टेम्परेरी टेबल स्पेस के अंदर, टेम्परेरी टेबल होता है उसके अंदर उसके अंदर ना एक प्राइवेट कॉपी आ जाती है। जिस तरह आपने सर वो अपनी इस्लामाबाद वो टिकट वाली एग्जांपल दी थी कि जब आपने वो पेज खोल बात, लिया था, वो लोड होके आपके आवाज। हारिस साहब की बात गलत नहीं है, लेकिन ये मजीद थोड़ी सी करेक्ट हो सकती है। मुझे समझ आ गया आप क्या जवाब दे रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। कोई और बताना चाहेगा? सर मैंने पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि बेसिकली एक सेशन क्रिएट हो जाता है, तो चूंकि एक सेशन क्रिएट होता है जाहिर बात है एक यूज़र होगा वही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, या तो रीड होगा या राइट होगा, तो इसलिए उसमें कोई डीएमएल ऑपरेशन नहीं होंगे। हसन ऑलमोस्ट एक्सीलेंट यार, बात तुमने ठीक की है। अब मैं सर इसमें ये था कि जो हम यानी कि डाटा ले रहे हैं, ठीक है सर, वो कमिटेड ही नहीं है अभी तक डाटा, तो उसके ऊपर हमें इसको अपडेट या फिर वो करने की क्या जरूरत है? वो तो अभी कमिटेड ही नहीं हुआ डाटा, तो इस नहीं वजह से ईमेल नहीं कर रहे। नहीं, नुमान हसन ने सबसे करीब तरीन आंसर दिया और ठीक आंसर दिया उसने। देखो, एक बात ध्यान में रखो, डीएमएल ऑपरेशंस की ज़रूरत ही हमें कब है? लॉक्स लगाने की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स एक से ज़्यादा हो। अगर एक मशीन पे एक ही यूज़र काम कर रहे हैं तो किसी लॉक की ज़रूरत नहीं, कभी प्रॉब्लम, पैरेलल एक्टिविटी नहीं है तो प्रॉब्लम क्यों आनी? प्रॉब्लम्स तो स्टार्ट ही तब आती हैं जब एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं। जब हम लॉक लगाते हैं तो वो सेशन लेवल पे लगता है। ये जो हम टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं तो ये एक सेशन के लिए क्रिएट होता है। एक सेशन एक यूज़र का है, तो इसका मतलब है उस टेबल के नंबर ऑफ यूज़र्स कितने हैं? एक। अगर एक ही यूज़र है तो कभी लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई? अगर दूसरा यूज़र कभी आना ही नहीं है तो लॉक क्यों लगाओ? ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर हम डीएमएल टेम्परेरी टेबल पे डीएमएल लॉक्स नहीं लगाते तो उसकी रीज़न ये है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं। डीएमएल लॉक्स चाहिए होते हैं मल्टीपल यूज़र्स के लिए। टेम्परेरी टेबल के केस में सिंगल सेशन है, एक ही यूज़र है, तो डीएमएल लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बात समझ आती है हमें? ठीक हो गया। क्वेश्चन है आप लोगों का कोई और? जी मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन पूछने? चले, what is the purpose of free space in a block, in a database block?
सर कोई भी बता सकता है? नहीं, तलहा हफीज बताएगा। सर व्हाट इज द क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप प्लीज सर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्री स्पेस इन अ डेटाबेस ब्लॉक? सर फ्री स्पेस का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि अगर एक ब्लॉक के अंदर जगह हमारे पास डाटा ज्यादा फिल हो गया है तो वो डाटा फिल होने के साथ हम लोग फ्री स्पेस को कनेक्ट कर देते हैं, तो डाटा हमारा जो आगे मजीद आना होता है वो फ्री के स्पेस के अंदर जाके सेव होता रहता है हमारा। नहीं लेकिन हमने तो कहा कि इंसर्ट के केस में डाटा उसमें जा ही नहीं सकता आगे। सर तो सर फ्री स्पेस का तो यही मैंने वो लेक्चर सुना था, तो यही उसमें था कि अगर एक ब्लॉक के अंदर डाटा आपके पास एक्सीड हो जाता है, यानी कि डाटा की लिमिट खत्म हो जाती है, तो वो ब्लॉक की लिमिट खत्म हो जाती है, तो वो डाटा आप फ्री स्पेस के अंदर रखवा सकते हैं। किस केस में डाटा इंक्रीज होता है? ऑपरेशन बताओ वो वाला। सर बेटा तलहा तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मोहम्मद नहीं सर पढ़ता हूँ। तला बंद करें माइक। मोहम्मद नहीं, BIT जी सर। जी आप बता दें मुझे कि कौन सा ऑपरेशन है जिसकी वजह से डाटा फ्री स्पेस में भेजने की जरूरत पड़ती है? आप अपडेट ऑपरेशन की वजह से। ठीक हो गया। और ऊपर से नीचे डाटा कब आता है? हेडर से फ्री स्पेस में कब आता है? पता नहीं सर। ठीक हो गया। दो में से एक ठीक है, आगे चलें। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। चले लगवाएं मैं साहब अंदर लगा दें जी। अच्छा जी, चलें आप मुझे ये बताएं कि एक डेटाबेस के अंदर कितनी अनडू फाइल्स होती हैं? हुमा मुस्तफ़ा ने बताना है ये। एक डेटाबेस में कितनी अनडू टेबल स्पेसेस हो सकती हैं? जी सर। एक डेटाबेस में कितनी अनडू टेबल स्पेसेस हो सकती हैं? सर एक डेटाबेस में एक ही अनडू टेबल स्पेस हो सकती है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम यूजर के लिए सेपरेट रखें और जो सिस्टम के लिए सेपरेट रखें। अभी आपने की बात में कंट्राडिक्शन। आप कहती हैं एक डेटाबेस में एक ही डाटा अनडू टेबल स्पेस होनी चाहिए, लेकिन यूजर और उसके लिए अलग-अलग रखनी चाहिए। अलग-अलग रखें तो दो हो जाती हैं, एक रखें तो आपकी दूसरी बात गलत हो जाती है। नहीं सर, यूजर के लिए एक ही होनी चाहिए, यूजर के लिए ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है वो अपनी अलहदा मैनेज करता है। ओके। BITF 18 आफ्टरनून 5:25 खजीना हाई नाम यस लेके सर। बोल, नाम बोलो अपना। सर खजाइना। खजाइना मुझे ये बताओ कि कितनी टेबल स्पेसेस हो सकती हैं अनडू एक डेटाबेस में? सर एक टेबल स्पेस हो सकती है। कोई और बताएगा मुझे? जनरली कोई बताना चाहे? यस सर। एक से ज्यादा सर चीज हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक्टिव एक ही होती है। एग्जैक्टली सर 3 हो सकती हैं। नहीं तलाफीज, ये तुम किसी नई स्लाइड से पढ़ते हो, मेरे वाले बताए वैसे नहीं पढ़ते तुम। जितनी मर्जी हो सकती हैं आपके पास अनडू टेबल स्पेसेस, लेकिन एक्टिव कितनी होंगी? सिर्फ एक होंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। नबील बेग। यस सर। नबील यस। नबील मुझे आप ये बता देंगे कि रिकवरी के प्रोसीजर के अंदर हमारे पास अनडू फाइल का क्या रोल होता है? सर वो मतलब फाइलों में वापस मिल सकती है उसके जरिए। नबील थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इस बात को? सर मैंने ये वाली पढ़ा नहीं था लेक्चर में।
चले, कोई और बता देगा मुझे? सर रीड कंसिस्टेंसी के लिए, ट्रांजैक्शन रिकवरी और ट्रांजैक्शन रोलबैक के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रोल बैक के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये है कि हमारे पास ना आज एक मीटिंग है जिसमें मुझे अटेंड करना है, तो मैं इसको 1% कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। टोटल मैंने 7 क्वेश्चन पूछे हैं और 11 ट्राइज में उनके आंसर मुझे ठीक आ गए, लेकिन क्योंकि ये पहली दफ़ा हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप सबको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चैट में किसी ने कुछ और नहीं लिखना, अगले 5 मिनट के अंदर सिर्फ आपने अपने रोल नंबर्स लिख देने हैं, हर एक ने सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है, और ये रोल नंबर्स आप लिखते हैं मैं वो नोट कर लूँगा, उन सबको 2-2 नंबर मिलेंगे। जो लोग बेचारे ड्रॉप हो चुके हैं या कनेक्शन ड्रॉप होने की वजह से चले गए हुए हैं, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, उनका मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। 4:17 हुए मेरे पास, 4:30 में मैं इसको बंद कर दूंगा और उसके बाद किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। अटेंडेंस तो सारों की शायद लगा दूँ, मार्क्स सिर्फ उनके ही लगेंगे जिनके पास ये रोल नंबर मेरे पास होंगे। जिन्होंने पहले रोल नंबर लिखे उनका भी कुछ नहीं होगा, जो इसके बाद लिखेंगे 1 मिनट के 4:30 के बाद उनका भी, 4:20 के बाद उनका भी कुछ नहीं होगा। सो 3 मिनट में रोल नंबर लिखें अपने और छुट्टी करें। अच्छी बात यह है कि आज लोग आप लोग पढ़ के आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, मंडे वाली जो क्लास आपकी होनी है उसका मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग आपको आज ही भेज दूं, तो आप रिकॉर्डिंग आज ही आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, तो मंडे तक आपने उसको सुन लेना है। मंडे को शाम को आफ्टरनून में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। थैंक यू सर आपने डायग्राम्स का बोला, सर वो वो आप डायग्राम्स, यस सर। मंडे को देखूंगा, आज मुझे नीचे मीटिंग में जाना है। ठीक है सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, मैं अब ये बंद कर रहा हूँ, किसी का रोल नंबर रह तो नहीं ना गया? ओके, खुदा हाफिज। हसन, बैठे, लीव कर गया।